मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। लापता अफराद पर बनाए गए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई है और इस रिपोर्ट में बहुत से सवालात उठते हैं। कुछ सवालात के जवाब भी मिले, लेकिन बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिन पे कि डिबेट की जरूरत है। इससे पहले कि हम इस कमीशन की रिपोर्ट में उठाए गए सवालात के जवाबात मालूम करें और इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जिनके जवाबात कमीशन को देने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं दिए, वो कौन से सवालात हैं, उस पर गुफ्तगू करें। आपको बताते हैं कि लापता अफराद के खानदानों पे क्या गुजरती है। आइए देखते हैं। कहती हूँ मैं इतना कोई मुझे बताए कि फैसल किधर है, मैं पैदल चली जाऊँ, चाहे जंगलों में मुझको जाना पड़े, चाहे पहाड़ों में मुझको जाना पड़े, मैं कोई सवारी नहीं ढूंढती, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं किस तरीके से मैं कहती हूँ मुझे फैसल मिल जाए। अब तो बस सेहत नहीं ठीक, मरने वाली हूँ जी। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि एक दफा तो मुझको मिल जाए इसी तरीके से। किया क्या है इसने, ये भी तो मुझे पता लगे। ये जो जालिम बैठे हैं हमारे हुकूमत के, जो कहते हैं हम तो बड़े बेवाओं का, यतीमों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अंदर मोहल्लों में बैठ के मेज़ों पे मुक्के मार लेते हैं, बाहर देखते नहीं है आके कि मैं 5 साल से सड़क पे बैठी हुई हूँ, इसको बताऊँ कि इसके बेटे ने क्या किए है, तो मुझे भी तसल्ली हो कि मेरा बेटे ने कोई जुर्म किया है तो चले ठीक है, मेरे दिल को भी सब्र आ जाए। उसके बच्चे जब देखता हूँ मैं, अब उसके 2 बेटे हैं, एक बेटी है ना, वो बगैर बाप के हैं। वो इतने छोटे थे जब वो गया और वो आखिर दादा की तरफ देखते हैं और मैं तो उसको बाप का वो प्यार नहीं दे सकता हूँ। जिंदगी से मैं तंग आता हूँ बेटा। अल्लाह ताला से मैंने सवाल किया, अल्लाह ताला मारा हो तो मेरे साथ इस दुनिया से मैं जाता है अच्छा है, और मैं बच्चों से मेरे गम नहीं दिखा सकता। अच्छा है। तरह कभी वो इधर उधर देख रहे थे, उनकी नज़रें अपने बाप को ढूंढ रही थी। और वो उनके जब घर आए पहली ईद पर, तो उनकी जो दादी है उनकी तबीयत बहुत सा ख़राब हो गई। वो बहुत चीख चीख कर रोई उस दिन। वो हमेशा रोती थी मगर खामोशी से रोती थी। ईद के दिन उनसे ज़ब्त नहीं हो सका, उनकी मतलब चीख चीख के रोई। और मतलब मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं उन्हें संभाल सकूं, मगर मैं उन्हें संभालते संभालते मेरा भी हाल, मैं भी मतलब उसी तरह ही चीख चीख के रोने लगी। हम लोगों को बड़ी हसरत थी, हसरत से मैंने अपने बेटे की शादी तैयार की। जब उसकी शादी का दिन आया तो सुबह 7 बजे मैं इधर बैठी हुई थी सीढ़ियों पे, तो ऊपर से नीचे आया तो वो गया था मैं बाजार जा रहा हूँ, आप नाश्ते का कुछ करें, मैं अभी आता हूँ। तो मैंने आगे से कहा कि दूध ले गया, वो कहता है दूध खुद ही मंगा लो। वो दिन ये दिन मैं इंतजार कर रही हूँ अपने बेटे का
पर मैं यही कहती हूँ खुदा के लिए जिधर मेरा बेटा रखा हुआ है मुझे बता दें फलानी जगह, ये उसकी आवाज़ फ़ोन पे ही मुझे सुना दें। अगर दिखाते नहीं है फ़ोन पे उसकी आवाज़, वो तो नहीं कह दे अम्मी मैं जिंदा हूँ, तो मेरी सारी आसत पूरी हो जाएगी। पकड़ लेता था बाद में एजेंसी वालों को, मेरे भाई का कसूर तो बताओ ना, उसका कसूर क्या, फिर हम भी आपके साथ हैं। लेडी लगा के उसको पढ़ाया, हुकूमत कहती है इसको पढ़ाए 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 पढ़ाए, उन्होंने पढ़ाया यार, शादी के दिन उठा के तुम कैसे है वहां हो, मैं तो बोलता हूँ ये भी इंतहा है यार, तुम काफर भी ऐसा नहीं करते जो तुम कर दो। रेस्टोरेशन में हमने पूरा कुर्बानियां दी, हमने यकीन करें मारें खाई, बेवा औरतें जो है पूरी पूरी रात सड़कों पर बैठी रही हैं, मासूम बच्चों को लेकर हम बैठे रहे। तो बड़ी उम्मीदें थी कि ये जब बहाल होंगे तो ज़रूर ये फौरी तौर पे सबसे पहला, बल्कि लोग अक्सर मुझसे पूछते थे तुम्हारे ख्याल में ये तुम्हारा केस लेंगे क्या बहाल होने के बाद? मैंने कहा सबसे पहले मेरा केस लेंगे, ये कैसे हो सकता है कि नहीं ले, हमारी वजह से तो ये सारा कुछ हुआ है। मगर जब वो नहीं ले सके रेस्टोरेशन के बाद तो बहुत सख्त मायूसी हुई। और सबसे बड़ी बात गरीबी है बेटे, गरीबी जिसकी हो तो उसको अपने भी नहीं पूछते। का जैसा मुशर्रफ के दौर में जब ये केस उठा था तो पता चलने वाला था कि मिसिंग पर्सन्स कहाँ कहाँ हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि चौधरी इफ्तिखार साहब वो ही अपनी सीट से वो हो गए और उसके बाद वो चले क्योंकि उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि अब उस तरह से वो इस केस को नहीं देख रहे जिस तरह पहले उन्होंने शिद्दत से किया था। और अचानक हमें एक हफ्ते के अंदर ही पता चल रहा था कि हमारे अब्बू का पता चलने लगा है, इतना पता चल चुका था कि कहीं से भी कुछ शायद हमें पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि वो चले गए। और अब ये है इतने अरसे से हम कोशिशें कर रहे हैं, अदालतों में अपीलें कर रहे हैं, लेकिन कोई वो मामला नहीं। क्यों इतनी एकदम ऐसा क्या हो गया कि रवैयात में चेंजिंग आ गई? मैं पूर्ण करूंगा और मैं पिशावर पर मैं तुम्हारा काम शुरू करूंगा। क्या हुआ ये जज साहब, तुम ये 4 बंदी का जमानत मंजूर किया था, 16 लाख 8 नफरी, तुम कैसा दहशतगर्द का इंसाफ का जज है? पूछ रहे इसको, गाड़ी मिल गया, इसका बच्चा कहाँ है? आज़ाद अदलिया की हकीकत हम मिस्कीन लोगों से पूछें या उन मजलूम लोगों से पूछें जिनके प्यारे उनसे नहीं वापस लाए गए। केस लगने के बाद ये हमारा अंजाम हुआ कि 2-3 महीने में रैप अप करके तो वो कमीशन के हवाले हो गया। और कमीशन भी कोई सोची समझी उसके ऊपर था कि एजेंडा के ऊपर था कि इसने सुप्रीम कोर्ट से दूर रखना था इस इशू को, मीडिया से दूर रखना था इसने इशू को। मुझको नहीं पता कि फैसल कहाँ है, जबकि मैं 5 साल से इस्लामाबाद के कोना कोना एक एक चप्पा छान मारा। खुदा के लिए जिधर मेरा बेटा रखा हुआ है, अगर दिखाते नहीं है फोन पे उसकी वो तो नहीं कह दे अभी मैं जिंदा हूँ। अंकल को बोलते हैं पापा, एक दिन उसे बोला भी हमारा पापा कहाँ है? बच्चे को मेरे बराबर को ले जाते, मैंने तो देखा भी नहीं। मैं ही दरख्वास्त करूंगी कि खुदा के लिए नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कमीशन की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के ऊपर बात करेंगे।